Dear students, welcome in the world of pharmacy. I am Professor Ramdad Rade. Welcome to all of you in my YouTube channel. In this video, I will tell you some easy and unique way to crack the GPAT exam. I will tell you what is GPAT exam, what is pattern of GPAT exam, what is the syllabus, what are the benefits of qualifying GPAT exam, then what is cutoff of previous year GPAT. ओके, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू GPAT, कैसे प्रिपेयर करना है GPAT के लिए, उसके लिए कौन से रेफरेंस बुक यूज़ करने हैं GPAT के लिए, और उसके अलावा सम टिप्स ओके और यूनिक वेज और सम सक्सेस मंत्राज आई विल गिव यू इन दिस वीडियो. ओके, सो जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो मैं सब चीज़ें धीरे धीरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि GPAT क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है, और क्वालिफाई होने के लिए आपको किस तरह से स्टडी करनी पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें एंड सम टिप्स मैं देने वाला हूँ. ओके, अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो 100% आपको उसका बेनिफिट होगा. तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ओके, so this will be highly beneficial to you people because I am working as assistant professor from last 6 years. Before that I have 1 year industrial experience. Okay, and I have also qualified GPAT exam and NIPER exam. Okay, so ऐसा नहीं है कि मैं खुद क्वालिफाई नहीं हूँ और आपको गाइडेंस कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं. आई हैव क्वालिफाइड विथ वेरी गुड रैंक GPAT एग्ज़ाम एंड द NIPER एग्ज़ाम. ओके, सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है GPAT के स्टडी के बारे में, और पिछले 6 साल से मैं स्टूडेंट को देखते आ रहा हूँ कि बच्चे किस चीज़ में कम पढ़ते हैं. मतलब स्टूडेंट में वो कैपेसिटी होती है लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं मिलती है, तो वो डायरेक्शन देने का काम मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूँ. और इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसी स्टडी करनी है GPAT की, किन मुद्दों पर भर देना है, कौन से रेफरेंस बुक यूज़ करने हैं. ओके, तो सिंपलेस्ट वे जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. सो लेट अस बिगिन. सो व्हाट इज GPAT. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि GPAT क्या है. ओके, सो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ GPAT. GPAT इज अ ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट. ओके, एप्टीट्यूड, द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड इज मीन्स व्हाट इज योर इंटरेस्ट. ओके, means how much your interest is in the pharmacy, that is aptitude. Okay, so graduate, you know, graduation means whenever you complete a degree course, whenever you are at final year, then you appear for the GPAT and get exam. Okay, graduate pharmacy aptitude test मतलब ये एग्ज़ाम बताती है कि आपका फार्मेसी में कितना इंटरेस्ट है. ओके, सो GPAT इज़ द नेशनल लेवल एग्ज़ाम. ओके, सो दिस इज़ द नेशनल लेवल. इससे बड़ी कोई भी एग्ज़ाम अपने इंडिया में तो नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट एग्ज़ाम फॉर द फार्मेसी फील्ड. ओके, सो इट इज़ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एंट्री इनटू द M.Pharm प्रोग्राम्स. ओके, सो M फार्मेसी इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी फील्ड. ओके, सो B.Pharm के बाद आपको जब M.Pharm को एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए, तो यू मस्ट बी क्वालिफाई GPAT एग्जाम. ओके, सम यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर GPAT क्वालिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन. ओके, कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें आपको पेट की ज़रूरत नहीं है, जो PhD एंट्रेंस टेस्ट होती है उसकी ज़रूरत नहीं. आपको PhD में एडमिशन लेना है तो आप GPAT क्वालिफिकेशन के बाद अप्लाई कर सकते हो GPAT स्कोर कार्ड के आधार पर. तो आपको एग्जाम्शन मिलता है, मतलब दूसरी पेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली GPAT से PhD को एडमिशन ले सकते हो. टिल 2018 द टेस्ट वॉज कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ AICT. ओके, सो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2018 तक ये एग्ज़ाम AICT कंडक्ट करती थी, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. उससे पहले बहुत सारे GPAT में चेंजेस आए हैं. उससे पहले एग्ज़ाम जो है वो MS बड़ौदा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी. उसके पहले जब गेट थी तो IITs गेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, गेट फार्मेसी थी. अब उसका नाम चेंज हो गया, GPAT हो गया. ओके, सो GPAT MS बड़ौदा ने फर्स्ट GPAT कंडक्ट की. बाद में बहुत सारे
चेंजेस हुए। अब एआईसीटी जो है वो जीपैट एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, बाद में अभी नाउ डेज इट इज़ कंडक्टेड बाय एनटीई, दैट इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो दिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज कंडक्टिंग दिस जीपैट सिंस 2019, 2019 से एनटीए जो है वो जीपैट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। सो व्हाट इज नाइपर? जीपैट के जब आप जीपैट की स्टडी करते हो, आप क्वालिफाई होते हो जीपैट, उसके बाद आपको नाइपर देने का चांस रहता है। अगर आप जीपैट फेल हो गए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नाइपर एग्जाम। ओके, सो व्हाट इज नाइपर एक्चुअली? ओके, सो नाइपर्स आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फार्मेसी का जो एजुकेशन है, औषध निर्माण शास्त्र का, उसमें सबसे बड़ी संस्था जो है भारत देश में वो है नाइपर्स। ओके, सो इनिशियली वन नाइपर वॉज इस्टेब्लिश्ड एट मोहाली। सबसे पहले एक ही नाइपर थी, वो मोहाली को इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद में उनकी संख्या बढ़ाई गई। सम नाइपर्स आर एट, वन नाइपर इज एट अहमदाबाद, वन इज एट हैदराबाद। ओके, सो लाइकवाइज देर आर मेनी नाइपर्स नाउ डेज। ओके, बट इनिशियल नाइपर वॉज अ नाइपर मोहाली कैंपस। ओके, सो नाइपर में एडमिशन लेने के लिए जो, जैसा आपने देखा है आईआईटीज़ है जो नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, वैसे नाइपर फार्मेसी फील्ड में इट इज़ अ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस बाय द पार्लियामेंट एक्ट। ओके, जो हमारे पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ है उसके बाद नाइपर की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का दर्जा नाइपर को है। तो फार्मेसी फील्ड में सबसे बड़ी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो नाइपर है। तो नाइपर में अगर आपको एडमिशन लेना है, एम फार्म या एमएस बोलते हैं उसको, एमएस फार्मा, तो एमएस फार्मा को मास्टर ऑफ साइंस फार्मा, उसके लिए एडमिशन लेने के लिए आपको नाइपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो जीपैट के बाद नाइपर का फॉर्म आते हैं, तो वो आपको फिलअप करके नाइपर एग्ज़ाम देनी पड़ती है। सो नाइपर जेईई उसे बोलते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। सो नाइपर इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सो व्हाट इज़ द मोड ऑफ जीपैट एग्ज़ाम? जीपैट एग्ज़ाम का मोड कैसा है, मतलब वो कैसी कंडक्ट की जाती है? नाउ डेज इट इज़ नॉट अ रिटन एग्ज़ाम। पिछले 4-5 सालों से अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे 2013 से ही ऑनलाइन है। 2030 onwards this exam is online. And what is the mode? Actually it is a computer based online test. The time is 3 hours and it is a computer based test. आपके स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आते हैं। Okay, one question is there, then 4 options are there, then you have to think on that, you have to solve that questions. So this is completely a computer based online test. Different question sets may be there. Okay, मीन्स एक अलग स्टूडेंट को अलग क्वेश्चन, अगर एक लाइन में 10 स्टूडेंट बैठे हैं एक क्लासरूम में, तो हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग होगा। ओके, जो ABCD सेट्स रहते हैं, तो क्वेश्चन की ऑर्डर जो है वो सफल भी हो सकती है, तो वो भी हो सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीपैट क्वालिफिकेशन? अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो गए तो बेनिफिट्स क्या है? वाई जीपैट एंड नाइपर? आपको क्यों करना चाहिए जीपैट की पढ़ाई और क्यों नाइपर की स्टडी करनी चाहिए? आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए? तो वो है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, दैट इज़ नियरली 15,000 पर मंथ। आपको नियरली 15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है, वो मिलता है। रेगुलर बेसिस पे 2 साल के लिए वो स्टाइपेंड मिलता है, जब तक आपका एम फार्म कंप्लीट नहीं होता। 2 साल में एम फार्म कंप्लीट हो जाता है, एम फार्म या MS फार्मा। ओके, सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, स्टाइपेंड मिलता है। अगर बी फार्म के बाद आप जॉब भी करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको स्टार्टिंग नियरली 15,000 से करियर की स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो वो स्टाइपेंड आपको पढ़ाई के दरमियान 15,000 एज अ मोटिवेशन गवर्नमेंट से मिलता है आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ जीपैट एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको स्टडी करनी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि स्टाइपेंड मिलता है, इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप क्वालिफाई होते तो 100% आपको एडमिशन लेना चाहिए एम फार्म को। A few scholarships and other financial assistance in the field of pharmacy are also given on the basis of GPAT score. अगर आप GPAT क्वालिफाई होते तो गवर्नमेंट की जो HRD मिनिस्ट्री है, नाउ डेज इट इज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अपना शिक्षण मानव संशोधन मंत्रालय है, उसके तरफ से नियरली 15,000 की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड जिसे हम बोलते हैं, पर मंथ मिलता है स्टूडेंट को। तो उसलिए एम फार्म करना चाहिए, उसलिए जीपैट की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत कम होती है, 20 या
30,000 पर ईयर फीस रहती है, एक साल की 30,000 के नज़दीक फीस रहती है और आपका स्टाइपेंड महीने का 15,000 रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना पैसों से लैपटॉप ले सकते हो, घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द GPAT score is accepted by all AICTE Pharmacy Council of India PCI approved affiliated university department constitute affiliated colleges and institutes. Okay, so GPAT is the standard exam. This is national level exam. Okay, so this is conducted throughout India. ओके, सो उसका एक अपना स्टैंडर्ड है। अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं थ्रू आउट इंडिया, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपका जो GPAT क्वालिफिकेशन है वो कंसिडर किया जाता है। वो एक वैलिड क्वालिफिकेशन है, आप आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। वो एक अलग बेनिफिट है GPAT का। आपका जो रिज्यूम है, रिज्यूम में आपकी अचीवमेंट्स में व्हाट इज योर सक्सेस, यू कैन मेंशन आई हैव क्वालिफाइड GPAT विथ ऑल इंडिया रैंक दिस एंड दिस। Okay, so that is the benefit. Then pattern of GPAT exam. Okay, so pattern from last 7 to 8 years, it is a constant. From 2013 onwards, this pattern is a constant. So total questions asked in GPAT exam are 125. Okay, and total marks are 500. One question having a 4 marks. Okay, if you give the right answer of one question, then you will get 4 marks. But you attempt the wrongly or you do the wrong attempt, then there is a -1. Okay, negative marking system is there. For one wrong attempt, 1 mark is deducted. Okay, means if you attempt one question correctly, then you will get 4 marks. Okay, you get 4 marks. But when you attempt wrong, you give wrong answer, then there is a -1, means your total marks become 3. Okay, there is a deduction of 1 mark. Okay, so there is a trick how to solve the GPAT question paper in that 3 hours. Okay, I will tell you in next slides. I will explain you how to solve the questions. Okay, so there is a negative marking, therefore there is a thing to worry, means there you keep your mind alert while solving the GPAT question paper during that 3 hours. Okay, so I will tell you the tricks and hints. Okay, so total questions 125, total mark 500. One correct question, you will get 4 marks. If you give wrong answer, then there is a -1. Okay, so what is the syllabus for GPAT examination? Syllabus, it is prescribed by or it is given by the NTA. Nowadays GPAT is conducted by the National Testing Agency, that is the common agency to conduct all the exams like NEET, GPAT and many more exams. Okay, so syllabus for GPAT is given here. So actually I want to tell you that syllabus is from first year B Pharm to final year B Pharm. Generally जो syllabus है GPAT के लिए questions पूछे जाते हैं वो फर्स्ट ईयर B Pharm से लेकर फर्स्ट सेमिस्टर से फाइनल ईयर B Pharm तक, 8th सेमिस्टर तक कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो जनरली आई विल टेल यू द मेन हेडलाइंस ऑफ द सिलेबस. ओके, सब्जेक्ट्स आई विल टेल यू सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द सिलेबस. ओके, सो फर्स्ट टू फाइनल ईयर का सिलेबस है, 4 साल का सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस है. तो मैं आपको एक जनरल सब्जेक्ट बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट है. तो फिजिकल केमिस्ट्री का उसमें सिलेबस है, देन फिजिकल फार्मेसी जो पीपी है, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एचएपी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, dispensing and hospital pharmacy, biopharmaceutics and pharmacokinetics, then pharmaceutical chemistry. In that they included pharmaceutical inorganic chemistry and medicinal chemistry, then pharmaceutics, pharmacology, pharmacognosy, pharmaceutical analysis, clinical pharmacy and therapeutics, pharmaceutical management, pharmaceutical jurisprudence. Okay, so these are the subjects. Actually these are the subjects of first to final year. Okay, ये जो सिलेबस है, आप जो स्टूडेंट थर्ड ईयर को है, फाइनल ईयर के, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस सबको पता है. मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट है वो सब सिलेबस ही है. ओके, सो लेकिन क्या है, जब आप सेशनल को पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम को पढ़ाई करते हो
तो आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे सेशनल की या सेमेस्टर की, उसका 100% बेनिफिट आपको जीपैट एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। और उसके अलावा अपना बेसिक जितना क्लियर है उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ओके, so from basic knowledge few questions are asked. Okay, so this is the syllabus, overall syllabus. If you want to download this syllabus, then this syllabus is available on the gpat.enta.nic.in। जो GPAT की आप GPAT syllabus डालेंगे तो आपको easily गूगल पर मिल जाएगा। I have also shared link here how to download the GPAT syllabus. So what are the reference book? अगर GPAT की स्टडी करनी है तो बुक्स कौन से यूज़ करने हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर बुक्स ही मालूम नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कौन से बुक से पढ़ोगे तो कोई उसको मीनिंग नहीं है। अगर ओके कुछ स्टैंडर्ड बुक है उससे आपको पढ़ाई करनी है, उससे ही क्वेश्चन एज इट इज जीपैट को आते हैं। ओके, जो स्टैंडर्ड बुक है से फॉर एग्जांपल फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री विल्सन ग्रिसॉल्ट इज़ द वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। इट इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व में विल्सन ग्रिसॉल्ट यूज़ किया जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो स्टैंडर्ड बुक के आधार पर आते हैं। तो आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करने हैं, कुछ ऐसे जेरोक्स में पड़ी हुई किधर नोट्स यूज नहीं करनी है। ओके, इफ़ यू गो थ्रू द बुक्स देन दैट विल गिव यू बेनिफिट, अदरवाइज नो बेनिफिट यूजिंग शॉर्ट नोट्स। ओके, सो सबसे पहले आपको कौन सा बुक जीपैट के लिए यूज़ करना है तो वो है जीपैट ए कंपेनियन बाय द इनामदार मैडम। जो इनामदार मैडम का बुक है जीपैट ए कंपेनियन, this is book used by student more than 25 years. Okay, so 25 साल से ज़्यादा ये लोग जीपैट ए कंपेनियन का बुक है इनामदार मैडम का यूज़ कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हैं। 1990 से लेकर अब तक जितने भी जीपैट की एग्ज़ाम हुई है सब क्वेश्चन पेपर उसमें दिए हैं। और उसके अलावा नॉट ओनली क्वेश्चन पेपर बट सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, खाली आंसर नहीं दिया है ABCD ऐसा नहीं है, उसके सॉल्यूशन जस्टिफिकेशन भी इस बुक में दिया है। तो सबसे पहले अगर आपका ड्रीम है आपको जीपैट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है तो सबसे पहली आपको एक चीज़ करना है, वो जीपैट कंपेनियन का बुक अपनी ओन कॉपी आपको लेनी है। आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, कैसे भी खरीदो, लेकिन आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। जीपैट ए कंपेनियन बाय इनामदार मैडम। ओके, सबसे महत्वपूर्ण ये बुक है। ओके, अगर आप जीपैट को देना है, आपको क्वालिफाई होने की इच्छा है, आपके मन में अगर स्ट्रांग विल पावर है तो सबसे पहले आपके पास ये इनामदार मैडम का बुक इंडिविजुअल कॉपी होनी चाहिए। अगर 2 रूममेट है तो वो ले सकते हो आप, लेकिन आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। ओके, ऐसे एक बुक है पूरे क्लास में कुछ फ़ायदा नहीं है, आपके पास आपकी ओन कॉपी होनी चाहिए। देन यू कैन अंडरलाइन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको जब भी रिवीजन करनी है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो पेन से, मार्कर पेन से। ओके, सो पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है वो है जीपैट ए कंपेनियन। इसमें सभी जीपैट के जितनी भी जीपैट एग्ज़ाम आज तक हुई है सब क्वेश्चन पेपर है विथ सॉल्यूशंस। ओके, सो अदर रेफरेंस बुक, ओके दैट इज वो तो हो गया जीपैट MCQ का। लेकिन दूसरे कौन से रेफरेंस बुक है जो स्टैंडर्ड हर एक सब्जेक्ट को आपको यूज़ करने हैं। जब भी आप स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, आपको एक आदत डालनी चाहिए कि स्टैंडर्ड बुक यूज़ करने की। जो कौन से भी नोट्स है, जेरोक्स है, वो मत यूज़ करो, स्टैंडर्ड बुक यूज़ करो। ओके, वो आदत आपको होनी चाहिए। सो पहले मैं बताऊंगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आपको कौन से बुक यूज़ करने चाहिए। सो मैं ज़्यादा बुक नहीं बताऊंगा कि इतने सारे बुक पढ़ो, कोई इरेशनल मैं नहीं बताऊंगा। जो भी है रैशनल है, पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टडी किए। ओके, नाउ डेज पीपल्स आल्सो रेफरिंग स्टैंडर्ड बुक्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आपको विल्सन ग्रिसॉल्ट यूज़ करना है। विल्सन ग्रिसॉल्ट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन यू कैन यूज़ फोए इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक अल्टरनेट बुक मुझे पढ़ना चाहिए तो आप फोए रेफर कर सकते हो। ओके, सो नाउ डेज देर इज़ अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ विल्सन। सिंपली गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं कि विल्सन ग्रिसॉल्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री PDF, देन यू विल गेट द सॉफ्ट कॉपी। अगर आपके पास हार्ड कॉपी भी नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। फोए का भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाता है। देन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
यू रीड द सिंपल बुक बहल एंड बहल, ओके, दैट इज़ वेरी सिंपल बुक। मैं आपको मॉरिसन बॉयड क्यों नहीं बता रहा हूँ कि मॉरिसन बॉयड की जो लैंग्वेज है दैट इज़ टफ लैंग्वेज, ओके, दैट इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, ओके। मैंने मॉरिसन बॉयड पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें नहीं है, ओके। बुक स्टैंडर्ड है, नो डाउट, मॉरिसन बॉयड इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बट आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका जो टाइम है वेस्ट जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, ओके। उसके अलावा आप बहल एंड बहल को प्रिपेयर करिए, वन ऑफ द सिंपल बुक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं तो बहल एंड बहल, आपको अगर लगता है तो जेरी मार्च है, दूसरा सचिन कुमार घोष है, वो आप यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द सिंपल बुक्स यू कैन यूज़ फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री। देन फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक है लैकमन यूज़ करने का है, ओके, इंडस्ट्रियल फार्मेसी बाय लैकमन, दैट इज़ वेरी गुड बुक। लैकमन से सीधे सवाल जीपैट में पूछे जाते हैं। देन फॉर फिजिकल फार्मेसी यू शुड यूज़ मार्टिन के अलावा आप बहल एंड तुली भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेकिन मार्टिन गुड है, ओके। सो स्लाइटली टफ लैंग्वेज इज़ देयर इन मार्टिन में थोड़ी सी जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप मार्टिन की लैंग्वेज भी स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो सुटिक्स के लिए लैकमन यूज़ करने का है और फिजिकल फार्मेसी के लिए मार्टिन यूज़ करने का है। फार्माकोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया बुक जो है वो किड़ी त्रिपाठी है। अगर आपके पास किड़ी त्रिपाठी की हार्ड कॉपी नहीं है, बुक नहीं है, तो आप गूगल से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। इफ़ यू कैन जस्ट सर्च किड़ी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी PDF, देन यू विल इजीली गेट द PDF ऑफ दिस किड़ी त्रिपाठी। इट इज़ अ वेरी गुड बुक with color diagrams, with colorful text, okay, and you will get interested to study the pharmacology by just looking at the book. Then you can refer the another book, simple small book for classification by Vikas Seth, okay, for ecology classification. Then you may refer FS के बरार, okay, FS के बरार भी अच्छा है, उसमें भी सब पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द किड़ी त्रिपाठी एंड FS के बरार, that Kidi Tripathi is a colorful one, okay, it can create interest while you studying. FS के बरार is a simply black and white edition, okay. So student के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या पढ़ना है। दोनों बुक अच्छे हैं, FS की बरार इज आल्सो गुड, Kidi Tripathi is also good, okay. Then for anatomy you use Ross and Wilson, okay, that is the very basic book, okay, and one of the standard book to study the anatomy and physiology. देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है चटवाल आनंद, ओके। चटवाल आनंद में सब स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, सभी एनालिसिस उसमें दिया हुआ है, ओके। सो द इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस चटवाल यू कैन यूज। देन फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन यूज YR शर्मा, ओके, दैट इज़ वेरी गुड बुक फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, YR शर्मा। UV IR उसमें दिया हुआ है, NMR, ओके। Then you can use Kemp and Pavia. If possible, you can use Kemp and Pavia. These are the standard books for spectroscopy. उसके अलावा जो अपना फर्स्ट या सेकेंड ईयर का जो टाइट्रेशन का रहता है एनालिसिस, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, उसके लिए आप जो बुक है यूनिवर्सिटी लेवल पे है वो आप यूज़ कर सकते हो, ओके। टाइट्रेशन के लिए एक अलग बुक आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देन फार्माकोग्नोसी लेके आप GKP यूज़ करो, गोखले, पुरोहित, कोकाटे, ओके। सो विच इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड। उसमें GKP में अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, रेजिन, टर्पिन्स, होलाटाइल ऑयल सब कुछ दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, ओके। सो GKP इज़ बेस्ट। अगर आप GKP अच्छे से पढ़ते हैं तो आपकी 90% फार्माकोग्नोसी उसमें कवर हो जाती है, ओके। ट्रीजा न्यूआंस आप एक बार देखो, ओके, रिवीजन कभी कभार देखते चलो। ट्रीजा न्यूआंस दैट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक, ओके। GKP इज आल्सो स्टैंडर्ड, ओके, सिंस GKP कवर्स एवरीथिंग, ओके। कोग्नोसी के 90% ड्रग्स GKP में दिए हुए हैं, गोखले, पुरोहित, कोकाटे की बुक में। और आप फॉर फाइटोकेमिस्ट्री यू कैन रेफर द बुक बाय रंगारी और यू कैन यूज़ बाय खड़बड़ी सर, ओके। सो फाइटोकेमिस्ट्री के आप कौन सा ही एक अच्छा बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है गोखले, पुरोहित, कोकाटे जो है यूज करने का है, और उसके सिवा ट्रीजा न्यूआंस जो है वो भी आपको कभी कभार देखने का है। देन अदर बुक्स, ओके, जो अदर सब्जेक्ट है,
अब हमने देखी कि जो मेजर सब्जेक्ट है कोर फार्मेसी के सब्जेक्ट्स, फार्मास्यूटिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ फार्मेसी। अब जो छोटे मोटे सब्जेक्ट दिए हुए फार्मेसी में, जैसे कि एक सेमेस्टर के लिए है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप कोकरे सर का बुक है वो यूज़ करो, निराली पब्लिकेशन का कोकरे सर का, और पेलजार भी आप यूज़ कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड बुक है पेलजार। ओके, सो कौन सा बुक आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोकरे अच्छा है, सिंप्लीफाइड सब दिया है उसमें। देन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए आपको सत्यनारायण ही यूज़ करने का है, नो अदर बुक्स। ओके, सो सत्यनारायण फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। ओके, फाइनेस्ट बुक, बहुत अच्छी तरह से उसमें बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी दी हुई है। मैनेजमेंट के लिए आप कौन सा बुक यूज कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल सचिन इटकर सर का भी अच्छा है। देन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए कुचेकर सर का बुक आप यूज़ कर सकते हो जूरिस्प्रूडेंस के लिए, उसके अलावा दूसरा अच्छा बुक नहीं है कौन सा। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ब्लॉक एंड रॉच और ढाके एंड टिप्निस, ये दोनों यूज़ करने के। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के लिए आप सुब्रमण्यम, CVS सुब्रमण्यम का यूज़ कर सकते हो, या अनदर बुक है बाय पराड़कर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। देन फॉर बेसिक्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स यू कैन यूज़ RM मेहता। अगर आपको पढ़ाई की शुरुआत ही करनी है, आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर समझनी है फार्मेसी में, छोटी छोटी जो बेसिक्स है, वो जैसे डेफिनेशंस है, वो बहुत अच्छी दी हुई है RM मेहता में, तो RM मेहता भी आपको देखना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि छोटा बुक है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो दैट RM मेहता इज़ वेरी यूजफुल बुक। ओके, देन यू मे रेफर रेमिंगटन इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट बुक इन फार्मेसी फील्ड। अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है रेमिंगटन, आप देख लो। ओके, जिस उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है तो वो निकालो एक नोटबुक में। ओके, सो दीज आर द रेफरेंस बुक्स यू शुड यूज फॉर जीपैट। एंड हाउ टू स्टार्ट द स्टडी, नेक्स्ट पॉइंट, जीपैट की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। ओके, सो देर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग स्टडी फॉर जीपैट। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। आप डायरेक्टली जो आपको इंटरेस्ट लगता है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोकेमिस्ट्री देन स्टार्ट रीडिंग द बायोकेमिस्ट्री फॉर जीपैट। ओके, सो रेगुलर पढ़ाई में और जीपैट की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप सीरियसली पढ़ते नहीं, थोड़ा बहुत सेशनल के लिए पढ़ते हो। जब आप जीपैट के लिए पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग करनी है, और कुछ पॉइंट मगअप करने भी पड़ते हैं। ओके, जब आप जीपैट के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा परमानेंट मेमोरी में जाना चाहिए। ओके, मीन्स यू शुड रिमेंबर इट फॉर एवर। ओके, लाइक दैट यू स्टडी, इफ यू रीड वन पेज देन यू शुड रिमेंबर दैट पेज आफ्टर 2 years, 5 years, 10 years. Okay, like that you study. Okay, try to understand the concept. Okay, so you start study from your favorite subject. If you are interested in organic chemistry, then start study from organic chemistry. If you are interested in biochemistry, start study from biochemistry. If you are interested in medicinal chemistry, start from medicinal chemistry. If you are interested in pharmacology, then start reading the medicinal chemistry. Pharmacology, you can start from K.D. Tripathi. Okay, so जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है वो सब्जेक्ट का बुक लेने का और उससे पढ़ाई स्टार्ट करने की। ओके, स्टार्ट फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, देयर इज़ अ नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज़ अ नो क्राइटेरिया। ओके, कहाँ से स्टार्ट करने का है उसका कोई बंधन नहीं है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वहाँ से आप जीपैट की पढ़ाई स्टार्ट करो। वट एवर यू रीड, सेकेंड पॉइंट, अगर आपको स्टडी करनी है, वट एवर यू रीड रिवाइज इट। ओके, रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। ओके, एक बार आपने पढ़ाया और छोड़ दिया, 1 साल के बाद पढ़ोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। इट बिकम्स, नॉलेज इज वोलाटाइल। इफ़ यू रीड सम concept then it get volatile. Okay, means you should revise that, whatever the points you read, you revise that points again and again. Okay, the revision is the important part, and try to understand, 90% try to understand. Okay, every time do not try to mug up the things. Okay, try to understand. रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त आपको समझने की कोशिश करो। जिधर अगर कुछ पॉइंट ही नहीं है उसमें समझने जैसा, तो आप उसको रट्टा मारो और मगअप करो। ओके, सो एटलीस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड सी द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ प्रीवियस जीपैट पेपर। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे जीपैट करना है, तो पहला काम क्या करना है, तो पिछले साल का, ओके,
फ्रॉम 2010, 2013, 14 और 2019, 20 कौन सा भी एक पेपर लेने का, क्वेश्चन पेपर, वो पूरे क्वेश्चन देखने के एक बार, रीड आउट द क्वेश्चन पेपर, 125 जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एक क्वेश्चन पेपर में, वो सब क्वेश्चन विथ ऑप्शन आपको पढ़ने के हैं। कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो देखने का है। ओके 125 क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आंसर भी आते हैं, 10 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर आते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फॉर जीपैट। ओके इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू नो 125 आउट ऑफ 125 क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो पढ़ाई के बाद आपको उसके 20 क्वेश्चन के आंसर आएंगे, बाद में 30, 40, 50, 60। ओके तो धीरे धीरे जैसे आप पढ़ाई करोगे तो आपको वो क्वेश्चन इजी लगेंगे। फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पेपर देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट ही लगने वाला है। ओके सो टेक बुक ऑफ इनामदार मैडम, और सिंपली अगर आप इनामदार मैडम का बुक नहीं है आपके पास तो आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर जीपैट क्वेश्चन पेपर्स। ओके आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वो क्वेश्चन पेपर पहले समझ लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी टफनेस क्या है, इजी क्वेश्चन कैसे है, कितने हैं, मीडियम कैसे है, ओके टफेस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सो फर्स्टली यू एटलीस्ट रीड, अंडरस्टैंड एंड सी द सॉल्यूशंस। ओके पहले आपको आंसर नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखो, जीपैट ए कंपेनियन में उस पर सॉल्यूशन दिए हुए, जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, तो समझने की कोशिश करो। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके और जीपैट की अगर पढ़ाई करनी है तो 3rd ईयर से ही स्टार्ट करो। ओके जिनको रियल में जीपैट करना है, उनको इंटरेस्ट है, ओके तो 3rd ईयर बी फॉर्म से ही स्टार्ट करो। 3rd ईयर से स्टार्टिंग ही आपकी जीपैट की स्टार्टिंग होनी चाहिए। ओके सो इसमें प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे तो उतना आपको इजी जाएगा। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जीपैट। देन क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर जीपैट एग्जाम। सो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, सो आई हैव सीन मेनी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जीपैट एग्ज़ाम। ओके जितने भी आज तक के जीपैट एग्ज़ाम हुए सब क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, उसका एनालिसिस किया है। तो उसके आधार पर और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर जीपैट की पढ़ाई के मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चन जीपैट में पूछे जाते हैं। ओके तो उसका मैंने क्लासिफिकेशन किया है 5 क्लासेस में। सो पहला क्लास है सिंपल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। सिंपल मीन्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, क्लास का कौन सा भी बच्चा है उसको उसके आंसर आते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, ही नोज द आंसर और ही और सी नोज द आंसर, सबको आते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, दे आर नोन एज सिंपल क्वेश्चन। उसको हम बोलते हैं कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके वी कैन से इट एज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको लगेगा कि जीपैट में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। ओके सो वो क्वेश्चन रहते हैं नियरली 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। उसके बाद लेवल बढ़ जाती है जीपैट की, मीडियम लेवल क्वेश्चंस रहते हैं वो 25। जो एवरेज स्टूडेंट है उसने कुछ अच्छी पढ़ाई की है, सेशनल के समय, सेमेस्टर एग्जाम के समय जिसने पढ़ाई की है उनको इस क्वेश्चन के आंसर आते हैं, दैट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चंस। देन 3rd टाइप के क्वेश्चन होते हैं टफ लेवल क्वेश्चंस। ओके और दे आर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। ओके जो क्लास में अगर 60 स्ट्रेंथ है तो उसमें खाली 5 या 10 लोगों को ही ये क्वेश्चन के आंसर आते हैं, दे आर द टफ और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे 25 क्वेश्चन जीपैट में आस्क के पूछे जाते हैं। ओके सो टफ क्वेश्चंस आर देयर, सिंपल क्वेश्चंस आर देयर एंड मीडियम क्वेश्चंस आर देयर। देन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको मैंने क्लासीफाई किया है स्पेशल क्वेश्चन और यूनिक क्वेश्चन और डिफरेंट पॉइंट। सबसे अलग कौन सा पॉइंट है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें जो एक साइड को पॉइंट दिया हुआ था किधर तो, ओके जैसे कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ वन ड्रग। ओके सो दैट इज द सम डिफरेंट पॉइंट। ओके अगर बुक में एक किधर तो कोने में एक आधा पॉइंट दिया होता है और उसके ऊपर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो स्पेशल टाइप का यूनिक क्वेश्चन है, सबसे जो डिफरेंट है, एक अलग कोई चीज़ है सिलेबस में, तो उसके बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है स्पेशल और यूनिक और डिफरेंट पॉइंट क्वेश्चन। सो ऐसे नियरली 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं। देन
अब ये हो गया 100 मार्क का। ओके, सिंपल क्वेश्चन 25, मीडियम 25, टफ 25 एंड स्पेशल 25, नियरली इट इज़ 100 मार्क्स वेटेज। ओके, सो अब रहे 25 लास्ट के, तो उसमें बहुत ही वी कैन नॉट से इट ए टफ बट टोटली न्यू क्वेश्चंस। स्टूडेंट को लगता है मैंने 4 साल इतनी पढ़ाई की, जीपैट की इतनी प्रैक्टिस की, इतने एमसीक्यू सॉल्व किए, मैंने कौन सा बुक नहीं पढ़ा, आई हैव रेफर्ड ऑल द रेफरेंस बुक्स ऑफ फार्मेसी, देन आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन। जो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ने भी पढ़े नहीं होते, किधर भी, नेवर सीन दिस क्वेश्चंस। ओके, यू हैव नेवर रीड दैट क्वेश्चंस, never heard about that questions. Okay, such type of questions are also asked in GPAT exam. Okay, वो फार्मेसी के होते हैं लेकिन वो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं। ओके, वैसे भी टोटल न्यू क्वेश्चन रहते हैं। तो वो न्यू क्वेश्चन को, न्यू मतलब फार्मेसी फील्ड के होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि वो स्टूडेंट को पता नहीं होते, मतलब वो थोड़े रिसर्च लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ओके, वो फार्मेसी के होते हैं लेकिन रिसर्च लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन होते। तो उस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने पर टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट जीपैट देते हैं पूरे इंडिया में, तो वो सबको नहीं आते। ओके, खाली 1-2 स्टूडेंट अगर छोड़े, किसी को भी नहीं आते ये क्वेश्चन। ओके, दे आर टोटली न्यू क्वेश्चंस। ओके, सो वट एवर यू डू इन जीपैट एग्जाम और हाउ टू गेट गुड रैंक, दैट इज डिपेंड ऑन दिस ओनली 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये पहले 4 टाइप के क्वेश्चन है, उस पे ही आपका जीपैट क्वालिफाई होना, आपका रैंक उसमें कितना आना है वो डिसाइड करता है। ओके, डू नॉट बॉदर टू दिस 25 क्वेश्चन। लास्ट के जो 25 क्वेश्चन है न्यू टाइप के, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर सबको नहीं आते, किसको भी नहीं आता, नो वन इज आइंस्टाइन। ओके, सो यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। जितनी भी आपने पढ़ाई की है उस पे ही आपको मैच जीतना है। ओके, so another important point, avoid silly mistake during solving the simple question। कभी कभार क्या होता है, हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए देखा कि हमको लगता है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, यू डू नॉट गो फॉर बी, सी एंड डी ऑप्शन। ओके, सो whenever you solve the question paper, you read completely all the options and then tick it. Okay, then click on the answer. Okay, then here I am going to share the success mantra, okay, from my experience. This is the key for success in GPAT। अगर आपको GPAT में सक्सेस होना है तो ये कीज़ है, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सॉल्व प्रीवियस ईयर GPAT क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके, GPAT में अगर आपको क्वालिफाई होना है तो आपको क्वेश्चन पेपर समझना पड़ेगा। आप कितने बुक पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया तो कुछ फ़ायदा नहीं, आपको वो अच्छा रैंक नहीं आने वाला। आप अगर GPAT क्वालिफाई भी हो जाएंगे कितनी पढ़ाई करने के बाद, लेकिन जो रैंक है वो अच्छा नहीं आएगा। अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छी तरह से क्वालिफाई होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर वो वीक है लेकिन वो GPAT देना चाहता है, ओके, उसकी विल पावर है क्वालिफाई होने की, तो आप थर्ड ईयर को या फाइनल ईयर को भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे जो शुरुआत है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करनी पड़ेंगी। ओके, सो सॉल्व प्रीवियस ईयर GPAT क्वेश्चन पेपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ओके, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको समझना है। रिवीजन ऑफ योर ओन नोट्स। ओके, आपको एक नोटबुक बनानी है GPAT के लिए, स्पेशल 200 पेजेस की एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है GPAT के हिसाब से वो लिखने हैं, उसकी रिवीजन करनी है। और उसके अलावा जब आप के डी त्रिपाठी पढ़ते हैं, विल्सन पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हो फार्मेसी का, तो जो अंडरलाइन किया हुआ है, वो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है, उसकी रिवीजन करनी है रेगुलरली। ओके, सो रिवीजन इज द मेन की, रिवीजन ऑफ योर ओन नोट्स और द बुक्स। ओके, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर के बुक बेच दिए दूसरे स्टूडेंट को सेकेंड ईयर को जाने के बाद, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप ऑल द बुक्स टिल यू कंप्लीट द GPAT एग्जाम। ओके, स्टूडेंट का मैंने देखा है, जब थर्ड ईयर को जाते हैं तो सेकेंड ईयर की बुक बेच देते हैं दूसरे स्टूडेंट को। ओके, सो ऐसा नहीं करने का है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपको कोई भी बुक दूसरे को देने का नहीं है और बेचने का नहीं है। वो 4 साल के बुक आपको GPAT को लगते हैं, उसकी रिवीजन करनी है हर टाइम। जब भी टाइम मिलेगा मंथली रिवीजन कम से कम होनी चाहिए।
रिविजन ऑफ योर ओन नोट्स और बुक्स वेयर यू हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पेन से और मार्कर से हाईलाइट किए वो ही सिर्फ पढ़ने के। जब रिवीजन करते हैं तो पूरा बुक या पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ने का। ओके, दैट सेव योर टाइम। देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ओके, सो जीपैट के लिए जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो जीपैट ए कंपेनियन जो इनामदार मैडम का बुक है उससे आप प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की। सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन ग्रुप डिस्कशन विथ फ्रेंड्स। ओके, डिस्कशन ऑन जीपैट, जीपैट के बारे में डिस्कस करना है, दूसरे कुछ बारे में नहीं। ओके, सो विथ फ्रेंड्स यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, आस्क एनी कंसेप्ट, एनी डेफिनेशन टू योर फ्रेंड। ओके, एंड ट्राई टू लिसन हिज आंसर। ओके, एंड वाइस वर्सा। फ्रेम द जीपैट क्वेश्चन एंड आस्क टू योर फ्रेंड्स एंड वाइस वर्सा। ओके, आप क्वेश्चन तैयार करो, दोस्त को पूछो, बाद में वो तैयार करेंगे, आपको पूछेगा, तो जस्टिफिकेशन है, किस बुक में आंसर दिया है उसकी चर्चा आप करेंगे तो उसका बहुत ही बेनिफिट होगा। मेक वन नोटबुक फॉर स्पेशल और यूनिक पॉइंट। जो भी यूनिक पॉइंट है, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक पॉइंट, सबसे अलग पॉइंट रहता है, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। ओके, और जब जीपैट के समय, जीपैट एग्जाम को जाने से पहले 8-10 दिन उसकी रिवीजन करो। देन व्हाइल सॉल्विंग द जीपैट पेपर, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र। ओके, सो जीपैट को आप जाते 3 आवर्स का टाइम है, तो 3 आवर्स में कैसा जो परफॉर्मेंस आप देने वाले, दिस इज टोटल डिपेंड्स ऑन दैट 3 आवर्स। ओके, पढ़ाई तो आपने की है, तो व्हाइल सॉल्विंग द जीपैट क्वेश्चन पेपर कौन सी केयर लेने की है। सो फर्स्ट पॉइंट उसमें रीड क्वेश्चन कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ना नहीं है। रीड क्वेश्चन कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन पढ़ने का है और उसको समझने की कोशिश करने की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली, डू नॉट हरी। जितने भी ऑप्शन दिए हुए ABCD 4 ऑप्शन पढ़ने के। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट कैसा करते हैं, क्वेश्चन देखते पहले ऑप्शन को टिक कर देते, उनको लगता है A बरोबर है, लेकिन D में उससे ही ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। A करेक्ट है, B करेक्ट है, C भी करेक्ट है, लेकिन D इज मोस्ट करेक्ट। ओके, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको जितने भी ऑप्शन दिए हुए वो सब पढ़ने के। डू नॉट हरी। ओके, यू हैव 3 आवर्स टाइम। सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस विच यू नो आंसर। ओके, 100% जिसका आपको आंसर मालूम है, ओके, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम है 100%, यू डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट द आंसर, देन एंड देन ओनली सॉल्व द क्वेश्चन, otherwise do not solve that question. Okay, why I am speaking like this, because you can see the last point, 0 is better than -1. here is a negative system. जीपैट में नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपको 1 मार्क माइनस हो जाता है। इसलिए आपको जिस क्वेश्चन पे 100% श्योर आंसर मालूम है वही क्वेश्चन सॉल्व करने का है, अदरवाइज क्वेश्चन एज इट इज छोड़ देने का है। Okay, if you do not know the answer, leave the such questions. Do not solve them. Okay, take a calculated risk. अगर आप समझो आपको 55 क्वेश्चन, you are sure about the answer. 55 क्वेश्चन के आपको आंसर मालूम है 100%. You think that you read somewhere. अगर आपको लगता है मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये कन्फर्म मालूम है, तो ऐसे अगर 55 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दैट इज नोन एज अ कैलकुलेटेड रिस्क। ओके, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल जजमेंट। हर एक का अलग अलग जजमेंट रहता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन उसके अलावा रिस्क लेनी है। ओके, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, सबसे महत्वपूर्ण बात, 0 इज बेटर देन -1। ओके, 0 कभी भी अच्छा है -1 से। निगेटिव में जाने से बेहतर 0 रहना अच्छा है। जो भी आपने करेक्ट सॉल्व किए उसके मार्क्स आपको मिलेंगे और आप क्वालिफाई हो सकते हो। ओके, अब मैंने बोला है कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है 100% वही सॉल्व करने की, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली 30 क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है और 30 सॉल्व करने के, ऐसा नहीं है। आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का आंसर 100% मालूम होना चाहिए, नहीं तो 30 से आप क्वालिफाई नहीं हो जाओगे। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक अबाउट दिस निगेटिव मार्किंग सिस्टम आल्सो। ओके, निगेटिव मार्किंग का भी आपको सोचना है। ओके,
So always keep in mind 0 is better than -1. Okay. So कट ऑफ ऑफ जीपैट एग्ज़ाम, सो प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सो एवरी ईयर कट ऑफ इज़ डिफरेंट. हर साल जो कट ऑफ होता है ओपन कैटेगरी का, ओके, अनरिजर्व का, देन ओबीसी का, एससी का, एसटी का, हर अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ रहता है. तो जो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है मैंने यहीं पर आपको बताया है. सो 2012 में जो कट ऑफ था ओपन का वो था 112 मार्क. जिस स्टूडेंट को 112 थे वो क्वालिफाई हो गए, उससे ऊपर और 112 वाले. 2030 में क्वालिफाइंग स्कोर था 145. ओके. 2015 में 125 क्वालिफाइंग स्कोर था. 2016 में 115 क्वालिफाइंग मार्क थे. 2017 में 113, 2018 में 137 नियरली. 2019 में 141 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई जीपैट एग्ज़ाम फॉर ओपन कैटेगरी. ओके, वो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये अनरिजर्व्ड और ओपन कैटेगरी का है. ओके, कास्ट का अलग रहता है, उससे ज़्यादा कम रहता है ओबीसी का, एससी एसटी का. ओके. 2019 में 141 कट ऑफ था. 2020 में 163 क्वालिफाइंग स्कोर था और 2021 में 186 क्वालिफाइंग स्कोर था. सो दिस इज़ द कट ऑफ जीपैट एग्ज़ाम. अगर आपको सीरियसली जीपैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप थर्ड ईयर से जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो. अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी इस वक्त, तो आप फाइनल ईयर से भी स्टार्टिंग कर सकते हो. ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में होना चाहिए, फाइनल ईयर में भी हो तो आपके पास 1 साल का समय रहता है. ओके. सो वो 1 साल में 6 महीने में भी आप पढ़ाई कर सकते हो. लेकिन मैंने जो टिप्स दिए उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो, ओके, तो आप जीपैट क्वालिफाई हो जाओगे. ओके. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खाली पढ़ाई भी इसमें इम्पोर्टेंस है, उसके सिवाय आपको एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम में जो 3 आवर्स होते हैं जीपैट एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में, तो उस वक्त आपको जो माइंड जो है वो स्टेबल रखने का है. ओके. उस समय जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर है वही सॉल्व करने के. ओके. अब स्टूडेंट का एक जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट क्या करते हैं, समझो वो क्या, उनको 25 क्वेश्चन श्योर है तो वो चलो टिक क्लिक करते रहते हैं ऐसे. ओके. अगर आपको कन्फ्यूजन है तो डो नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके. तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर क्वालिफाई होने वाला भी स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग. ओके. अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा आ गया, आपको 200 अगर आते हैं 200 मार्क्स, ओके, और निगेटिव बहुत सारे गलत हो जाते हैं. समझो 200 स्कोर आता है और 40 मार्क्स का रॉन्ग अटेम्प्ट होता है. 200 माइनस 40, योर स्कोर बिकम 160. ओके. इस तरह आप निगेटिव में आ जाते हो. तो इसलिए निगेटिव अटेम्प्ट जो है, मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है वो आपको सॉल्व नहीं करना है. ओके. So thank you all of you for listening. If you found this video useful, then like and subscribe my YouTube channel and share with your friends. So thank you all of you.